चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका ओम्स लॉ। बहुत ही फेवरेट नाम है, आपने पहले भी ये सुन रखा है क्लास 10th में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है देखते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, द करंट फ्लोइंग। मैं स्टेटमेंट को पूरे अच्छे से समझाऊंगा, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये स्टेटमेंट आपको याद होगा मैं उम्मीद करता हूं, पर मैं फिर से बता रहा हूं। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of conductor, applied across the ends of conductor। और इसमें एक सेंटेंस और जुड़ता है, इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मॉइस्चर रिमेन्स कांस्टेंट। मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, मैं मीनिंग समझाता हूँ। क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, क्या है बच्चों, एक कंडक्टर है। उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, मैं समझाने के लिए डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूँ, फिर इसका डायग्राम से मैं समझाता हूँ। तो मैथमेटिकली ये रूल क्या बोलता है, ये रूल कहता है कि भैया जो करंट फ्लो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकली ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पर कभी आप करंट को ट्वाइस कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ट्वाइस हो जाएगा। करंट को आप 3 गुना कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 गुना हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को 4 गुना कर दें तो करंट भी क्या हो जाएगा, 4 गुना। इसका मतलब ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ है ना बच्चों। कभी हम इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं R। ये R क्या है, ये बहुत ही फेमस नाम है। R होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसे सुंदर बना के लिख दूं, V इक्वल्स टू RI। ज्यादा मजे नहीं आते इसको देख के, पर ये जैसे ही लिखा आता है V इक्वल्स टू IR तो हमें अच्छा दिखने लगता है। तो ये होता है आपका ओम्स लॉ। क्या होता है बच्चों, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू IR। यहां पर R क्या है मैं लिख देता हूं, वेयर R जो है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसे हम कहते क्या है, तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ये क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे और इसका फॉर्मूला भी हम निकाल चुके हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, IR, या फिर कहें V इक्वल्स टू RI। बात एक ही है। अब बच्चों मैं इसे समझाने वाला था कि ओम्स लॉ आखिर है क्या। तो देखिए मैं यहाँ पर एक अरेंजमेंट करता हूँ, एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। इस सर्किट डायग्राम में मैं एक बल्ब ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ बच्चों, बल्ब ले लेता हूँ और इस बल्ब से कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी को। किसको बच्चों, बैटरी को। और साथ के साथ एक स्विच भी ले लेता हूं। क्या ले रहा हूं बच्चों, स्विच ले रहा हूं। और यहां पर इस बल्ब के अक्रॉस मैंने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करे, करंट की वैल्यू को मेजर करे। पर याद रखिए एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो बैटरी का प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस ऑफ एमीटर, और ये माइनस जो है किससे कनेक्ट होगा, इस माइनस से। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर मैंने क्या कर दिया है, यहां पर मान लीजिए अभी फिलहाल मैंने एक सेल लिया है। क्या लिया है, सेल। और यहां पर मैंने एक वोल्ट मीटर ले लिया है। सर वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो ये प्लस से प्लस कनेक्ट होगा और माइनस से माइनस। ये बेसिक चीजें आपने क्लास 10th में ही पढ़ ली थी। तो ये ओम्स लॉ आखिर है क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। साइमन ओम ने क्या किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने एक बल्ब लिया, बल्ब के साथ क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, और एक क्या कनेक्ट कर दिया, सेल कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट किया बच्चों, सेल कनेक्ट किया। अब उसने क्या किया, जैसे ही सेल कनेक्ट किया, जिसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 5 वोल्ट थी। 5 वोल्ट थी। ये मेजरमेंट कैसे हुआ, इस वोल्ट मीटर से।
और जैसे ही उसने स्विच को ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगा और करंट की वैल्यू मान लीजिए कितनी आई, 1 एम्पियर। कितनी आई बच्चों, 1 एम्पियर। कितनी आई बच्चों, 1 एम्पियर। अब उसने क्या किया, यहाँ पर एक सेल की जगह कितने सेल लगा दिए, 2 सेल लगा दिए। कितने सेल लगा दिए, 2 सेल लगा दिए। अब जैसे ही इसने 2 सेल लगाए तो बच्चों वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट हुआ। कितना हुआ, 10 वोल्ट। पर इसने जैसे स्विच को ऑन किया तो देखा कि जो बल्ब है वो तेजी से ग्लो हो रहा है, इसकी ब्राइटनेस और बढ़ गई है और करंट जो है यहाँ पर एमीटर जो मेजर कर रहा है वो कितना हो चुका है, 2 एम्पियर हो चुका है। कितना हो चुका है, 2 एम्पियर। इसने एक चीज देखी कि कभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 5 रखता हूं तो करंट 1 मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं 10 रख रहा हूं तो करंट मुझे 2 मिल रहा है, और जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को 15 वोल्ट रखा तो करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर। इससे पता चल रहा है कि V जो है बढ़ाने पर करंट भी बढ़ रहा है। V को दुगना किया तो करंट भी दुगना हो गया, V को 3 गुना किया तो करंट भी कितना हो गया, 3 गुना हो गया। कभी आप इनका रेशो निकाले तो कभी आप V अपॉन I का रेशो निकाले तो बच्चों क्या मिलेगा, V अपॉन I का रेशो इज 1। यहाँ पर रेशो निकाले तो 10/2 बताओ कितना मिलेगा, तो V अपॉन I का सेकेंड केस में, सॉरी बच्चों मैं यहाँ पे 5/1 का रेशो कितना मिलेगा, 5। 10/2 का रेशो कितना मिलेगा, 5। और 15/3 का रेशो जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5। तो आप देखें इन दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। ये जो है क्या है, इस वायर का रेजिस्टेंस है जो कि हर बार क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो आप पूछेंगे सर रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बना लें। बेटा ग्राफ तो आपको पता है प्रोपोर्शनल, कभी एक V को बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है, V को डबल कर रहे हैं तो करंट भी डबल हो रहा है, V को 10 टाइम्स कर दें तो करंट भी 10 टाइम्स होगा, मतलब V बढ़ाने पर I बढ़ रहा है। तो ये जो होगा इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, हाँ है ना बच्चों। और इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, R आएगा, जो कि क्या है पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा। ये अभी मैंने बताया 5 5 5। V को कभी आप कितना कर दें, 100 वोल्ट कर दें, 100 वोल्ट कर दें तो करंट कितना देखा गया है, करंट देखा गया है 20 एम्पियर। तो 100/20 कितना, 5। हमेशा रेजिस्टेंस आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, जो करंट फ्लो रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं कि भैया रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, कभी आप गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल चलाते ही होंगे गाड़ी, आजकल आप 12th के स्टूडेंट हैं तो गाड़ी तो चलाते होंगे, या साइकिल चलाते होंगे, साइकिल चलाते हैं। तो बच्चों कभी आप साइकिल चला रहे हो और स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो बताओ स्पीड ब्रेकर क्या करता है। तो आप कहेंगे सर स्पीड ब्रेकर हमारी स्पीड को कम कर देता है, हमारी जो साइकिल चल रही है तो उस साइकिल की स्पीड को स्पीड ब्रेकर कम कर देता है। सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से करंट के फ्लो का अपोज होता है। कहने का मतलब ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। हाँ माना स्पीड ब्रेकर दिखता है पर रेजिस्टेंस दिखने की चीज नहीं है, रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो अंदर होती है, दिखती नहीं है। आप किसी वायर को देख के बता नहीं सकते कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, ये तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है मैं बता दूं, रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच it opposes the flow of electric current। एक तरह से रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, बाधा होती है, रुकावट होती है, किसके लिए, करंट के लिए। ये करंट के फ्लो को क्या करता है बच्चों, हमेशा अपोज करता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, V/I। ये कहाँ से आया, तो बच्चों देख ले, R/V=IR होता है, तो R क्या होगा, V/I। तो और कभी हम इसकी यूनिट देखें, तो सबसे फेमस है इसकी यूनिट जो होती है वो ओम्स लॉ के नाम पर ही दी गई है। तो इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है, क्या होती है बच्चों,
ओम, और इसका सिंबल जो होता है आपको पता होगा, ये नई बात तो नहीं है। तो इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है और सिंबल आपको दिख गया होगा। और बच्चों 1 ओम तो पता चल गया, पर कभी आपको मिली ओम पता चले तो मिली जो होता है 10⁻³ ओम। कभी आपको माइक्रो ओम चाहिए तो माइक्रो कितना होगा 10⁻⁻6 ओम। और कभी मेगा चाहिए, मेगा ओम, किलो ओम, तो किलो जो होता है वो होता है 10⁻3। मेगा ओम कितना होता है तो 10⁻6 ओम। ये सारी चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस स्पीड ब्रेकर होता है। सर किसके लिए? करंट के लिए। ये करंट के फ्लो को हमेशा क्या करता है बच्चों? अपोज करता है। जिस तरह से आपकी गाड़ी को अपोज कौन करता है, गाड़ी की स्पीड को अपोज कौन करता है? स्पीड ब्रेकर। वैसे ही रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। पर रेजिस्टेंस दिखने की चीज़ नहीं है। रेजिस्टेंस इंटरनल प्रॉपर्टी, आंतरिक प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो का हमेशा अपोज करती है। तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। अब आपसे मैं आगे बात करता हूँ। देखिएगा रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट भी पता चल गई। अब रेजिस्टेंस की हम डायमेंशन को देखते हैं और 1 ओम क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 ओम, तो मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं। तो क्वेश्चन जो है पहले डिफाइन कर देता हूं। डिफाइन 1 ओम। सर 1 ओम क्या होता है? तो सोचिए 1 ओम कब आता? 1 ओम कब आता? देखिए V/I 1 कब आता? सोचिए 1 कब आता? जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया होता है 1 वोल्ट, हाँ है ना, और करंट भी कितना फ्लो हो रहा होता है 1, तो 1/1 इज 1 ओम, हाँ है ना। तो मैं फिर से बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, V/I होता है, हाँ है ना। कभी मैं V को कितना रख दूँ 1 वोल्ट, करंट को कितना रख दूँ 1 एम्पियर, तो बच्चों बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम। क्या आप इसकी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं? हाँ या ना। क्या आप इसकी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं? तो आप बना तो सकते हैं, पर बेटा थोड़ा सा इंग्लिश का ध्यान रखें। तो मैं आपको बता दूं क्या होगा। If 1 ampere of current flows through the wire, flowing through the wire, when 1 volt of potential difference applied across the ends of conductor, then resistance of wire is 1 ohm. देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखिए मन से इंग्लिश में बनाना, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। देखिए क्या बनाते हैं, क्या if 1 ampere of current flowing, if 1 ampere of current flowing through the wire, कब तो when 1 volt of potential difference applied across the ends of wire, then resistance of wire या material, resistance of material is called बच्चों क्या 1 ओम। क्या होगा? रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, हाँ है ना बच्चों। बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है। अब 1 ओम के बाद हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसकी डायमेंशन, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालते हैं बच्चों। अब बच्चों बताओ रेजिस्टेंस के डायमेंशन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ है ना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, और सर V का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, याद होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो V का फॉर्मूला जो होता है वो होता है W/Q। ये आपको समझ आ गया होगा। तो V जो हो गया W/Q, और I कितना होता है? तो I कितना होता है बच्चों? QT। तो I जो होगा वो क्या हो जाएगा? QT। सर कहाँ से आया? अरे भाई ये चैप्टर की शुरुआत यहीं से हुई। I इक्वल्स टू Q/T। तो I नहीं, हम यहाँ पर I को I रहने देते हैं, I को I रहने देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई थी पर कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों W का डायमेंशन तो आप जानते हैं क्या होता है, वर्क का ml² T-2, और चार्ज तो बच्चों अभी आपको बताया, थोड़ी सी गड़बड़ यही हुई थी। I होता है Q/T। तो बच्चों बताओ Q का फॉर्मूला क्या होगा? तो Q का फॉर्मूला होगा IT, हाँ है ना बच्चों। Q का फॉर्मूला होगा IT। तो मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ? IT × I। तो ml²
T-2 I का डायमेंशन होता है एम्पियर, I का डायमेंशन एम्पियर, तो A इंटू ए स्क्वायर, और टाइम का डायमेंशन T। तो बच्चों रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ चुका है, एग्जाम में आता है ये ml स्क्वायर T-3 और A टू द पावर -2। याद होगा बच्चों क्लास 11th में A वर्ड यूज ही नहीं होता था, पर क्लास 12th में जैसे ही आए तो A आने लगा। सर क्यों आने लगा? क्योंकि यहाँ पर आप करंट की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, जब जब ये बात होगी तो A वर्ड तो आएगा। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया, रेजिस्टेंस की यूनिट समझ में आ गई, रेजिस्टेंस का डायमेंशन समझ में आ गया, और रेजिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस एक क्या है बच्चों, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम रेजिस्टेंस के फैक्टर्स देखते हैं। रेजिस्टेंस के फैक्टर्स, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर दूं और बताता हूं रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बच्चों हेडिंग डाले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। हाँ बच्चों को, लोगों को या बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सर रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है अभी बताया, और रजिस्टर क्या होता है, हर वो मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस हो उसे हम रजिस्टर कहते हैं। मैं लिखवा ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। तो रजिस्टर क्या होता है, मटेरियल हैविंग रेजिस्टेंस। ऐसा हर मटेरियल हैविंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, इज कॉल्ड बच्चों क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, नया टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन करने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ। सबसे पहला रेजिस्टेंस का फैक्टर होता है लेंथ। क्या होता है बच्चों, लेंथ। सर मतलब कभी आप इतना सा वायर ले, क्या ले, L वायर ले, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा मान लीजिए। कभी आपने ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि कभी हम लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और सर कभी आप लेंथ को क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ से कंक्लूजन तो पता चल चुका होगा। क्या बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सर मतलब कभी आपने लेंथ को बढ़ाया, लेंथ को क्या किया बच्चों, बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, पर कैसा बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। रेजिस्टेंस को 10 टाइम्स कर दिया, लेंथ को 10 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 10 टाइम्स हो जाएगा। सर रेजिस्टेंस को आधा किया तो लेंथ आधी की तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो लेंथ आपको समझ में आ गया। अब मैं सेकेंड पॉइंट की तरफ चलता हूं। सेकेंड जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकेंड जो है वो क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, लोग बाग कहते हैं सर एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या अंतर है, तो मैं बताता हूँ। देखिए ये किस शेप का है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो सिलेंड्रिकल शेप का है और वायर भी इसी शेप का होता है लगभग, हाँ है ना। अब इसका एरिया तो सिलेंडर एरिया है, और सिलेंडर का एरिया तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और कभी हम टोटल की बात करें तो वो अलग होता है। तो ये वायर इसी शेप का होता है। पर कभी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इस एरिया की बात करते हैं, इस एरिया की, और बताओ ये एरिया किस शेप का होता है, वायर में, सिलेंड्रिकल वायर में, तो आप कहेंगे सर सर्कुलर। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको बता दूं मैंने क्या ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, देखते। मान लीजिए एक वायर है जिसका एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस R है। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कभी इस वायर का एरिया डबल कर दे,
सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दे, डबल कर दे, दिखने ज़्यादा ही कर दिया मैंने, तो मान लीजिए ट्रिपल कर दे। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दे, ट्रिपल कर दे, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो रेजिस्टेंस R/3 हो जाता है। इसका मतलब एरिया बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, या फिर कहें कि कभी हमने एरिया को क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, तो हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस 3 गुना हो गया। आपको एक बात समझ आ रही है क्या बच्चों? आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कभी हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेजिस्टेंस को एरिया को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया को आप ट्रिपल कर दें तो रेजिस्टेंस 1/3 R/3 हो जाएगा, और एरिया को 1/3 कर दें तो रेजिस्टेंस 3 गुना हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब कभी आपने एरिया को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, और एरिया को कभी कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये हमने प्रूफ किया है। साइंटिस्ट यही तो प्रूफ करते रहते हैं बच्चों कि एरिया कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक काम करते हैं, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं। तो बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। क्या है बच्चों, टेम्परेचर। तो कभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो डिटेल में ये बात है सिंपल सी कि कभी आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। कभी आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, कभी आपने टेम्परेचर को कम किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। इससे ये बात तो पता चलती है कि आपने कभी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कभी बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पर याद रखिएगा ये प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ता। मतलब टेम्परेचर डबल किया तो ज़रूरी नहीं कि रेजिस्टेंस डबल हो, टेम्परेचर को 3 गुना किया तो रेजिस्टेंस ट्रिपल हो, ज़रूरी नहीं है। टेम्परेचर 10 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस 10 गुना हो, नहीं बच्चों। बस हम यहाँ पर यही पॉइंट नोट करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वो प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ रहा है। सर प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जैसे प्रोपोर्शनल का मतलब 1 किलो आलू 10 रुपये के, तो 2 किलो 20 के, तो 3 किलो 30 के, 4 किलो 40 के, 5 किलो 50 के, 6 किलो 60 के, इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। पर कभी 1 किलो 10 रुपये के, 2 किलो 20 के और 10 किलो 100 के ना होते हुए 80 के हो जाए तो प्रोपोर्शनल नहीं कहलाता, बस बढ़ना कहलाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, कम का हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी का। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है RT इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में 1 + α/T। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो RT क्या है मैं आपको बता दूं, R0 क्या है सब कुछ मैं बताता हूं। तो यहाँ पे पहले इसे मैं रफ कर देता हूं और फिर यहीं पे समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी, समझ में भी अच्छे से ज़्यादा आएगा। तो बच्चों समझाने जा रहा हूँ मैं, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में। फॉर्मूला क्या है बच्चों, RT इक्वल्स टू R0 1 + α/T। सर ये है क्या, तो मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर R0 क्या है, R0 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है। सर कब का, इनिशियल टेम्परेचर कब का है, तो यहाँ पे एक T की जगह ∆T लिख ले। इनिशियल टेम्परेचर जब टाइम कितना था, T था। जब टाइम कितना था, T1 था, शुरुआत का टाइम। और सर RT क्या है, RT कौन सा है, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर को मैं T2 दे देता हूँ, हाँ है ना। और यहाँ पे ∆T क्या है, तो ∆T जो है वो है, ∆T क्या है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, हाँ है ना बच्चों। अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या है बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। RT इक्वल्स टू R0 1 + α/T। तो यहाँ पर R0 क्या है, शुरू का टेम्परेचर। मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना था, R0 था।
और जैसे ही आपने 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो RT है। और अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा जो है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लें, हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे और न्यूमेरिकल पे भी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होंगे। टेम्परेचर इनिशियल दिया होगा, फाइनल दिया होगा और इनिशियल रेजिस्टेंस दिया होगा, अल्फ़ा दिया होगा और RT निकालना होगा, तो हम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं इसे टेम्परेचर गलत लिख दिया, R0 इनिशियल क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है, सॉरी बच्चों, इनिशियल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है बच्चों, फाइनल रेजिस्टेंस है, सॉरी बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, इनिशियल रेजिस्टेंस है और ये फाइनल रेजिस्टेंस है ना। और ये कब है, इनिशियल रेजिस्टेंस कब, एट T1 पर, और ये फाइनल रेजिस्टेंस है कहाँ पर, T2 पर। ये गड़बड़ हो रही थी, चलो ठीक है, हमने समझ ली। ये टेम्परेचर भी तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, और फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल। सर ये क्या होता है, समझाएं डिटेल में। समझा रहा हूँ बच्चों, टेंशन ना ले। देखिए मैं आपको बता दूं, आपसे कोई बोले कि सर ये क्या है, तो आप कहेंगे वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, L है। मैं यहाँ पर एक और कलर का वायर बना देता हूँ, ये रहा वायर, दूसरा वायर, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, और इसे एक कमरे में रखा हुआ है दोनों वायर को, और दोनों कमरे का टेम्परेचर भी क्या है बच्चों, सेम है, 25 डिग्री सेल्सियस मान लो। अब आप कहेंगे कि क्या इनका रेजिस्टेंस सेम होगा, तो मैं कहूँगा ज़रूरी नहीं कि इनका रेजिस्टेंस सेम हो। क्यों, भले से इनकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, पर कभी मान लीजिए ये वायर कौन सा हुआ, आयरन का हुआ, और ये वायर किसका हुआ, कॉपर हुआ, तो आपको बता दूं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। सर क्यों डिफरेंट होगा, तो आप कहेंगे कि सर अरे सर इसकी तो लेंथ सेम है, एरिया सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो क्यों अलग है इसका रेजिस्टेंस। तो जवाब है कि भैया मटेरियल अलग अलग होने की वजह से इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा। तो हम यहाँ पर एक नोट डाउन कर देते हैं, नोट डाल देते हैं। नोट क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस। डिफरेंट मटेरियल का बच्चों क्या होता है, डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, चाहे उनकी लेंथ एरिया क्या हो बच्चों, सेम हो, तो आपको समझ में आया, रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रोपोर्शनल की बात करें तो प्रोपोर्शनल जो है वो L है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, एरिया है। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, कंबाइन करूँगा, एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन ना लिखते बस 1 एंड 2 लिख दे क्योंकि वो इक्वेशन नहीं है। ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन। सर 1 और 2 कौन है, ये रहा 1 और ये रहा कहाँ है, ये 2। तो दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, R तो था प्रोपोर्शनल L के, हाँ है ना बच्चों, और एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को कंबाइन किया। अब जैसे ही कंबाइन किया तो ये मिला आपको इक्वेशन। अब इस प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आती है जिसे मैं अलग कलर से बना दूँ, मज़ा आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को कहते हैं रो। इस सिंबल का नाम है और बताता हूँ रो का मतलब क्या है। तो R इक्वल्स टू रो L/A। सर रो क्या है, तो मैं इसे रफ करके समझाता हूँ रो क्या है, ठीक है बच्चों। बच्चों रो क्या है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये रो क्या है। ये रो, इस सिंबल का नाम क्या है, रो, RHO, रो, ठीक है। ये सिंबल रो है, पर इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग होता है वेयर रो इज रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। बच्चों रो क्या होता है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल।
रो क्या होता है बच्चों? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो मैं यहाँ पर रजिस्टिविटी के बारे में कुछ 2-4 शब्द कहना चाहूँगा मज़ेदार। तो रजिस्टिविटी सिर्फ रो लिख देता हूँ, रजिस्टिविटी रो। तो आपसे कोई बोले कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो बना लो बच्चों। फॉर्मूला बनाने में क्या है? R इक्वल्स रो एल बाय ए। तो रो क्या होगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो, रो क्या होगा? आर ए बाय एल। रो क्या होगा बच्चों? आर ए बाय एल, हाँ है ना। तो रो जो हो गया वो क्या होगा? आर ए बाय एल होगा। कभी हम इसके डेफिनेशन बनाए तो मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, लेंथ ऑफ वायर को कितना रख रहा हूँ? 1 मीटर। लेंथ ऑफ वायर को कितना रख रहा हूँ बच्चों? 1 मीटर। एरिया को कितना रख रहा हूँ मैं एरिया को कितना रख रहा हूँ मैं? एरिया ऑफ वायर को कितना रख रहा हूँ मैं? 1 मीटर स्क्वायर। तो आप सोच के बताओ क्या मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इसको 1 रखा, इसको 1 रखा, तो रो सिर्फ किसके इक्वल होगा? आर के। तो डेफिनेशन खुद से बनाओ। रो क्या होता है बच्चों? बोलो, रो क्या होता है? तो रो होता है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या होता है बच्चों? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और आर क्या होता है? आर क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। आर क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो डेफिनेशन बनाओ बच्चों, चुप क्यों बैठे हो? बनाओ। क्या होगी डेफिनेशन? बोलो। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। Resistivity of material is equal to its resistance when length of the wire and cross sectional area of the wire is unity। unity का मतलब कितना होता है बच्चों? 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं लिखवा देता हूँ ऐसे क्या होगा। देखिए डेफिनेशन, resistivity of material, resistivity of material is equal to its resistance, is equal to its resistance when length and cross sectional area of wire is unity। बच्चों ये बात समझ में आई होगी। तो ये डेफिनेशन बनाई है हमने। बच्चों याद रखिएगा, रजिस्टिविटी किसके इक्वल? रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है। बस याद रखिएगा ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो मैं इसको एक बार नोट डाउन कर दूं। नोट रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। रजिस्टिविटी जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। सर तो किस पे डिपेंड करती है? तो लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन, ये नोट डाउन कर ले बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट और सेकंड। ये सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो फर्स्ट टेम्परेचर और सेकंड बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ मटेरियल। ये बात लोग भूल जाते हैं। रेजिस्टेंस 4 चीज पे डिपेंड करता है। 4 कौन कौन सी? पहली है लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। पर जबकि रजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे नहीं, एरिया पर नहीं, थर्ड किस पर बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यस, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो चलिए बच्चों, इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी देखते हैं। तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो आपको कोई बोले कि इसे यूनिट क्या होती है, यूनिट को याद रखने की चीज़ है क्या मेरे प्यारे बच्चों? यूनिट तो बनाई जाती है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद होगा, RA/L था। ये लिखा, मिटाया भी नहीं है अभी तक, RA/L। अब बच्चों बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ओम होती है। हाँ है ना। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर।
1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, तो बच्चों बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। क्या होगी बच्चों? ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर समझ में आया। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जबकि रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी समझ में आ गया। अब हम पढ़ाते हैं कंडक्टेंस। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों? कंडक्टेंस, जिसे हम शो करते हैं किससे? कैपिटल जी से। तो बच्चों रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। तो सोचो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो करंट के फ्लो को क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो आपसे कोई कहे कि क्या रिलेशन है जी और आर में, तो बच्चों जी जो होता है बता दूं, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस जो होता है जी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी जो होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा। कभी हम इसकी यूनिट देखें तो बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस की क्या होगी बच्चों? ओम इनवर्स। क्या होने वाली है? ओम इनवर्स, या फिर कहें मो, MHO। इसे हम कैसे शो करते हैं? ऐसा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ओम का उल्टा है और ओम की यूनिट ये होती थी, याद करें, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती थी। तो ओम का उल्टा MHO, मो, या फिर ओम इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टेंस भी समझ में आ गया। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस भी आपको समझ आ गया होगा। अब कंडक्टेंस के बाद हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कंडक्टिविटी। सर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब सोचें कंडक्टिविटी क्या होने वाली है। देखिए कंडक्टिविटी क्या होने वाली है बच्चों? रजिस्टिविटी का उल्टा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? कंडक्टिविटी। तो मैं कभी इसकी डेफिनेशन लिखाऊं तो क्या होगी बच्चों? डेफिनेशन जो होगी वो होगी द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब सिग्मा जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा बच्चों? 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। और सर यूनिट क्या होगी? तो बता दूं, इसकी यूनिट क्या होगी बता दूं बच्चों। रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर थी, ये आपने अभी निकाली थी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और आपको बता दूं, एक बात बताना मैं भूल गया, जो बता देता हूं। कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स होती है और ओम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? साइमन। साइमन ये यूनिट ही है बच्चों, यूनिट है। आप मो कहें या साइमन कहें एक ही बात है। तो बच्चों बताओ, ओम इनवर्स को मैं साइमन कहता हूं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी बच्चों? साइमन मीटर इनवर्स। बहुत सारी यूनिट बार बार बनती रहती है। तो बच्चों आपको बता दूं, इसकी यूनिट ओम इनवर्स है और ओम इनवर्स को हम साइमन कहते हैं। ओम इनवर्स को हम साइमन कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? साइमन मीटर इनवर्स। क्या बनने वाली है बच्चों? साइमन मीटर इनवर्स। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम देखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं करंट डेंसिटी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? करंट डेंसिटी। देखिएगा तो अब नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। नए टॉपिक का नाम क्या है? देखिएगा, करंट डेंसिटी। क्या है बच्चों? करंट डेंसिटी, जिसे मैं किससे शो कर रहा हूं? जी से। डेंसिटी वर्ड आप बहुत बार सुन चुके हैं। कहाँ पर? सरफेस चार्ज डेंसिटी याद होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये आप हमेशा ही सुनते हैं। तो बच्चों करंट डेंसिटी क्या होता है? तो मैं आपको सिंपल से डेफिनेशन बता दूं। करंट डेंसिटी होता है J इक्वल्स टू I/A। क्या होता है बच्चों? करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट
पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और कभी आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्या लिखें बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो करंट डेंसिटी के लिए डी करंट डेंसिटी के लिए होगा J इक्वल्स टू आई बाय ए, तो J इक्वल्स टू डी आई बाय डी ए। क्या होगा बच्चों, डी आई बाय डी ए। करंट डेंसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, देखिए ए एरिया से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो स्मॉल एरिया डी ए एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, स्मॉल करंट डी आई। तो यहाँ से हम डी आई की वैल्यू निकाल लें, तो डी आई कितना होगा बच्चों, जे डॉट डी ए, हाँ है ना। और कभी हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये होगा डी आई वैक्टर इक्वल्स टू जे वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। हमें कभी टोटल करंट निकालना है तो इस डी आई का क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो डी आई का हमने क्या कर दिया बच्चों, इंटीग्रेशन। क्या कर दिया बच्चों, इंटीग्रेशन। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई, और ये फॉर्मूला बन गया जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और कभी आप डॉट वेक्टर का फॉर्मूला जानते हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, जे डी ए कॉस थीटा। सर ये कहाँ से आया, अरे बच्चों आपको याद होगा फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलो क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो जे वेक्टर डॉट आई, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या होगा, जे डी ए कॉस थीटा। तो बच्चों आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मैं इसे डिटेल में समझाने की इसलिए नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसा टॉपिक पहले भी पढ़ रखा है चार्ज डेंसिटी पे। तो बच्चों करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया। पर कभी हम स्मॉल एरिया की बात करें तो स्मॉल एरिया से स्मॉल करंट फ्लो होगा डी आई। तो डी आई कितना होगा, जे डी ए। और कभी हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर लगा दे और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे तो डी आई का इंटीग्रेशन आई होगा, और ये जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या होता है, जे डी ए कॉस थीटा। ये आपको करंट डेंसिटी समझ में आ गया होगा। और कभी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ जे, तो कभी हम J की यूनिट की बात करें तो बच्चों J की यूनिट क्या होगी, करंट की एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी यूनिट, हाँ है ना बच्चों। तो आप जल्दी से इसे क्या कर ले, नोट डाउन कर ले, जल्दी करें। आज हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये नई चीज़ है जो क्लास 10th में आपको नहीं बताई गई है, तो जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए बच्चों अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और लास्ट टॉपिक क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हाँ बच्चों क्लास 10th में आपको ओम्स लॉ पढ़ाया गया था V इक्वल्स टू आई आर, पर आज हम क्लास 12th में एक नई चीज़ पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब आप ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों आपको ओम्स लॉ तो पता ही है क्या है, देखिए सिंपल सा ओम्स लॉ, बहुत ही सिंपल सा है। तो ओम्स लॉ जो होता है वो होता है V इक्वल्स टू आई आर, हाँ है ना बच्चों। और आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला लिख दूँ, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर, और R जो है वो कितना है, रो एल बाय एम। आर की जगह लिख दिया रो एल बाय। और बच्चों आपको मैंने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन निकाल के दिखाया है। तो बच्चों आपको याद होगा क्या फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू माइनस का डेल V अपॉन डेल R, याद होगा माइनस का डेल V अपॉन डेल R। तो यहाँ से V का फॉर्मूला निकाले तो V का फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू डिस्टेंस। और यहाँ पर E इंटू डिस्टेंस मतलब वायर की लेंथ को आपने कितना मान लिया है, L मान लिया है, हाँ है ना बच्चों। और माइनस साइन का तो मैं मतलब ले ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में तो माइनस आता ही नहीं है। डेल आर क्या है, डिस्टेंस है करंट के फ्लो होने की, तो डिस्टेंस को हमने एल ले लिया। और ये आई इंटू कितना बच्चों, रो एल बाय ए। एल से एल क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बोलो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा E बचेगा, यहाँ पर बचेगा I बचेगा, और क्या बचेगा, A बचेगा। देखिए I बाय A, और साथ के साथ क्या बच रहा है, रो बच रहा है, हाँ है ना। तो बच्चों E तो एज इट इज़, हाँ है ना। I बाय A क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था I बाय A इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ J। और रो क्या है, तो रो जो है आपको याद होगा रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है,
कंडक्टिविटी, याद होगा रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, या फिर कहें कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एक ही बात है। तो क्या मैं इस रो की जगह 1/सिग्मा लिख सकता हूँ? हाँ है ना। तो सिग्मा को मैं इस तरफ ले जाऊँ तो यही जो है वो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। तो J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, यहाँ पर J के ऊपर वेक्टर लगा दे क्योंकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सिग्मा एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए इस पर वेक्टर नहीं लगेगा, सिर्फ किस पर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये वेक्टर फॉर्म है किसका बच्चों, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा था मालूम है, पर ये चीज़ इसलिए पढ़ानी पड़ी क्योंकि ये हमें पहले से भी आती थी। तो आप उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे किसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और ओम्स लॉ को प्रूव भी करेंगे, जो कि आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ाया गया था। तो बच्चों कभी आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों आज मैं यहीं विदा लूँगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड वंदे मातरम।